दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों मॉडर्न इंडिया के प्रैक्टिस सेट के तहत जीके जीएस के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को दृष्टिगत रखते हुए ये टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। उसके तहत ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियोज़ का लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एससी जीके जीएस इस टाइप से आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी, पहली वाली, उसी को आप ज्वाइन करें जाकर और बाकी टेस्ट भी देखें। और बाकी जो हमारी टॉप 26 टॉपिक्स की सीरीज चल रही है जीके जीएस की, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, वो सब वीडियोस भी जाकर आप सब जरूर देखें। ठीक है, उन सब का लिंक मैंने दे दिया है। और आज चलिए आगे को 90 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे लास्ट 2 वीडियोज़ में। आज हम 90 से लेकर 130 क्वेश्चन तक 40 प्रश्नों को देखेंगे। 10 मिनट के वीडियो में मात्र हम आपको 40 क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन होता रहे और मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, फिर मेडवेल के ऐसे ही दूंगा, टॉप 50 उससे कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए, फिर साइंस के, फिर पॉलिटी के, ऐसे करके मैं आपको टॉप 1000 करंट स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें आज हमारे 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो जो 1877 में लॉर्ड लेटन के समय में दरबार लगा था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी आई थी, ठीक है, उसमें खादी के वस्त्र पहनकर कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे, बाल गंगाधर तिलक गए थे, बिपिन चंद्रपाल गए थे, या फिर जीवी जोशी गए थे? तो याद रखना 1877 में गांधी जी कितने बड़े रहे होंगे, क्योंकि 1869 में तो उनका जन्म ही हुआ था। ठीक है, और बाकी सबके सब लोग, बिपिन चंद्रपाल भी और छोटे थे, बाल गंगाधर तिलक भी छोटे, तो उस समय गए थे जीवी जोशी जी, ये आपको याद रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल का जो स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त था, ये प्रारंभ किया था आपके क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने, वेलेस्ली ने, या फिर कॉर्नवालिस ने? तो ये कराया था कॉर्नवालिस ने, याद रखना है। बंगाल का जो मालगुजारी बंदोबस्त था, यह कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। फिर है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो, लॉरेंस एल्फिस्टोन, या फिर मर्कार्टनी? तो ये थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। मुनरो और रीड, एक नाम रीड का भी आता है, आपके एग्जाम में रहेगा। मुनरो और रीड, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। तो आपको ये 3 व्यवस्थाएं पढ़ लेनी है कि मैं आपको भी जब टॉप 26 टॉपिक कराऊंगा, उसमें मैं आपको ब्रिटिश कालीन शासन, मतलब आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़ाऊंगा, उसमें ये चीज़ें बताऊंगा। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं, 3 व्यवस्थाएं उस समय लगी थी, और स्थायी बंदोबस्त। तो इन 3 व्यवस्थाओं में मतलब क्या क्या होता था, और किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई, और इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या था, ठीक है, वो सब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। मैं आपको उसकी PDF, मतलब पिक्स रिवीजन टाइप से भी आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, उस पर बहुत शानदार रिवीजन चल रहा है आपके जीके जीएस का। हिंदी के मैं प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ, उसमें मतलब बहुत शॉर्ट में, एक पेज में 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। और ऐसे ही जीके जीएस की पिक्स रिवीजन टाइप से उस पर चल रही, ज्वाइन करें जाकर, आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपको सबको पता है, वारेन हेस्टिंग्स था। फिर है, भारत में, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को आप देखकर ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन इतने ईजी क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आ रहे होंगे। ईजी की बात नहीं है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको PCS लेवल के या फिर IAS लेवल वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो फालतू में आपके दिमाग को क्योंकि आपको जीके जी ऐसे नहीं पढ़नी, मैथ भी पढ़नी, हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, सबको रिवाइज करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो रेलवे किस उद्देश्य से शुरू हुई थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश लोग अपने वाणिज्य और प्रशासनिक फायदे के लिए रेलवे को शुरू किए थे, ना कि भारतीय लोगों के फायदे के लिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोजी गई थी। ये हमारा क्वेश्चन नीचे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुका हूँ। पहली टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन हमारा ऊपर चला गया है, सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खींची गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये खींची गई थी 1853 में, आपको याद रखना, कभी कभी ऐसे सन पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन वही लिया हूँ, इसीलिए जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, प्रथम ये कब हुआ था, इस टाइप से। ठीक है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ठीक है, जो अपहरण की नीति थी किसने लागू किया था, बताइए? राज्य अपहरण नीति मतलब जो हड़प नीति थी, डलहौजी की। पहली बात तो राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। अब इसमें बताना है कौन से में ये लागू नहीं हुआ था, सतारा में, नागपुर में, झांसी में, पंजाब में। तो इसमें जो है पंजाब में लागू नहीं हुआ था। ठीक है,
पंजाब में पंजाब को रणजीत सिंह के साथ एक संधि करके मिलाया गया था। अगले, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम कौन था? तो आप सबको पता होगा, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो कब शुरू हुई थी? 1853 में शुरू हुई थी। अब कौन था उस समय? आप सबको पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू करा था। अगला है, ये मिलान करना है, ये कुछ नीतियाँ दी गई हैं, आपको उनसे मिलान करना है, कौन किसने क्या क्या किया था। ठीक है, तो आपको पता है। अब हम इसमें थे, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? कर्जन ने लगाया था। राज्य विलय नीति किसने चालू करी थी? ठीक, सहायक संधि वेलेजली ने शुरू करी थी। विलय नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। अभी हमने ऊपर देखा, क्लाइव ने भारतीय विश्वविद्यालय परिषद अधिनियम इसके दरबार में आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सही जवाब हो जाएगा वो 4132 हो जाएगा। ठीक है, 4132, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना है, और मिलान क्या करना है, ये गवर्नर जनरल लिखे हुए हैं और ये उनकी कुछ बातें लिखी गई हैं, सहायक संधि नीतियाँ वगैरह, मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसमें क्या किया था? क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने लगाया था, इसको हटाया किसने था? ये आप लोग बताएं, और आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब दें, जो सही जवाब देगा उसको मैं पिन कमेंट दे दूंगा, तो वो ऊपर रहेगा, आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? वेलेजली ने सहायक संधि लिखी थी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? ठीक है, डलहौजी ने विलय संधि की थी, और कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो इस हिसाब से हो जाएगा 4132, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। देख लेते हैं, हाँ यही वाला सही है। अगला है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो पहला अभी हमने गवर्नर जनरल देखा था, पहला वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको पता है जब 1857 की क्रांति होती उस समय कौन था? ये भी क्वेश्चन बन जाता है, 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो उस समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो कैनिंग हुआ करता था। ठीक है, और चूंकि क्रांति के बाद महारानी की घोषणा आती है 1858 में, और उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 1857 क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आता है, उसमें जो भारत पर नियंत्रण का अधिकार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बदल करके भारत का वायसराय कर देते हैं। तो वो पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल भी था, ये बात आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को चलाया था? तो अभी आपको पता है, अपनी मैंने बताया, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था इसको। ठीक है, और अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, अंतिम वायसराय आपको पता है सबको कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। स्वतंत्र भारत के प्रथम महागवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महागवर्नर कौन थे? तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय मतलब राज्यपाल कौन थे या फिर गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी होते हैं। वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारतीय वाले में सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। फिर है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। ऐसे सवाल खूब बनते हैं, मतलब गवर्नर जनरल के समय में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो वहाँ पे सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय, लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। ठीक है, कौन? डफरिन। ये सब चीज़ें मतलब जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग इसको रट लेंगे, आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो कहीं पे नोट डाउन कर लें। ऐसे ही सेम सवाल बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यही था, कौन? डफरिन। फिर है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता, अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में ही। शैक्षणिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार और कृषि सुधार। तो वो था कृषि सुधार। ठीक है, तो याद रखना, शैक्षणिक, पुलिस और औद्योगिक नहीं बल्कि कृषि सुधार के बारे में का लॉर्ड कर्जन जो था थोड़ा पॉजिटिव था। उसके अलावा आपको पता है इसने धर्म के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो इस वजह से कृषि सुधार में लेकिन फ़ायदा था। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? अभी मैंने बताया बंगाल विभाजन किसने किया था? तो किया था कर्जन ने। अगला है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, दिल्ली जो द्वितीय दिल्ली दरबार था ये नहीं हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय ये हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार तो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? ये डफरिन के समय में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया और फिर पूछा जाएगा। तो लॉर्ड रिपन जो है उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है,
और लॉर्ड लिटन को आपको पता है इसने मतलब क्या किया था, लॉर्ड लिटन जो है इसने प्रेस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय में आया था और इसने भारत के जो देसी भाषाओं के समाचार पत्र थे इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। अब संवैधानिक विकास वाले कुछ क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद, निदेशक की अदालत। तो इसमें स्थापित किया था नियंत्रण बोर्ड को, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये आया था 1784 में। ठीक है, अगला है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो ये 1833 के समाप्त हुआ था, चीन के साथ भी। ठीक है, तो 33 के तहत समाप्त हुआ। चूँकि आपको पता है 1813 में ही कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन 1813 में क्या हुआ था कि चीन और चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छूट दी गई थी, लेकिन 33 में पूर्णतया इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो मार्ले मिंटो जो सुधार आया था 1909 में, सर्वप्रथम भारत में अगर सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था तो इसी के दौरान हुआ था। ठीक है, और सर्वप्रथम इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, तो इसी से भारत में मतलब पृथक निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी सांप्रदायिकता के आधार पे, और ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि आपको पता है बाद में फिर पाकिस्तान को बनाना पड़ा था। ठीक है, फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो मार्लेमेंटो सुधार है, अभी हमने ऊपर देखा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1935 का एक्ट है ये। 1935 के एक्ट में प्रांत को स्वायत्तता दी गई थी, ये आपको याद रखना, क्योंकि 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं आपको 1919 और 1935 के एक्ट्स की एक 5-5, 6-6 लाइन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पिक्स हैं वो अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप सब जाकर वहाँ से उसको जरूर पढ़ लें। 1 मिनट लगेगा, दोनों रिवाइज होंगे आपके एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1919 अधिनियम में द्विधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो वे थे हमारे मॉन्टेग्यू। चूँकि 1919 के अधिनियम को समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी उसको बोलते हैं, तो मॉन्टेग्यू ने उसको परिचित कराया था। फिर है 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ फ्रेंच किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मतलब आप लोग के लिए नया क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इसको याद कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर लेवल उठाएंगे तो ये पूछा जाएगा, और ये ग्रुप सी में पूछा जाएगा, डी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट आपको पता है उस समय कौन थे? बेंटिक नहीं थे, ना ही मिंटो थे, ना ही विलियम थे, उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, आप सबको पता है। आर्थिक व्यवस्था को देख लेते हैं। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है ये उस समय कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। 40 से 46 तक लगातार कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही रहे थे, 1940 से 46 तक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार मतलब लगातार लंबी बार रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस स्थिति का संदर्भ? रैयतवाड़ी मतलब जब डायरेक्ट किसान ही कर अदा करता था। ठीक है, तो नंबर ए वाला जो ऑप्शन है, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने भूमि की कब्जे की निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को देता था, वही बात है। रैयत का मतलब यही होता है। देखो 3 व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता था? किसान स्वयं डायरेक्ट सरकार को लगान देता था। महलवाड़ी में क्या होता? महल का मतलब होता था गांव या समूह, तो एक गांव या 2 गांव या 3 गांव ऐसे करके मतलब एक समूह बना लेते थे लोगों का, किसानों का, और वो समूह मिल करके देता था जा करके लगान। और स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता था जमींदारी व्यवस्था। राजा जो होता था वो जमींदार से लेता था कर, और जमींदार किसानों से वसूल करके वहाँ जमा करता था। ठीक है, अगला है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ जमींदारों को। तो ये जो भू राजस्व प्रणाली आई थी इसमें जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ कमाया। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, तो गांधी जी याद रखना है, पूर्ण स्वतंत्रता गांधी जी बाद में लेकर के आए थे, पहले वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने बहिष्कार आंदोलन वगैरह को समर्थन दिया था। फिर है अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो वो था कि सचिव ब्रिटेन का एक मंत्री था जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। तो आपको पता है बाद में जब 1858 की महारानी की घोषणा आती है उसमें भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है। वो भारत सचिव जो होता है वो क्या करता था? वो ब्रिटेन के एक मंत्री को नियुक्त करता था और उसके नीचे भारत की सरकार काम करती थी। फिर है गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? सत्य, अहिंसा और धर्म, या फिर सत्याग्रह?
तो गांधी जी के लिए ज़रूरी थी वो थी नंबर 1 और 2, ठीक है, सी नंबर। और 1 और 2 का मतलब सत्य और अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह से गांधी का लेना देना मतलब ज़्यादा नहीं था उस तरह से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, तो मोतीलाल नेहरू जी थे इसमें से, ठीक है। फिर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी किस आंदोलन के बाद, तो ये इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में वो समाप्त हो जाता, चौरी चौरा की जो घटना होती है उस पर, ठीक है। और उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास बनाते हैं। एक क्वेश्चन जो और बताऊं आपको, जो सी आर दास थे ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था, वो ऐसे क्वेश्चन वृश्चिक राशि में नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आप याद रख कर लें, इसमें लिख दिया गया है। तो 1927 में ब्रसल्स में दलित आदि राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, तो वो लिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 1927 में ब्रुसेल्स में हुई थी दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस, तो याद रखना उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा BR अम्बेडकर, तो आपको नहीं लगाना, नेहरू ने भाग लिया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट होती हैं। और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ ले तो वो सरोजनी नायडू होती हैं, ठीक है। एनी बेसेंट कब चुनी जाती हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष, ठीक है। और सरोजनी नायडू कब होती हैं, तो ये कानपुर के 1925 के अधिनियम में चुनी जाती हैं, सॉरी 25 नहीं 23 वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट ये हो गए 130 क्वेश्चन जो हमने कर लिए 3 वीडियोस के माध्यम से। मॉडर्न इंडिया का प्रैक्टिस सेट ये हमारा हो गया। अभी हम मॉडर्न इंडिया में कुछ और इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो एक वीडियो में आपको और लाऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन जो ये वाले रिपीटेड नहीं होंगे, कुछ अन्य नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको करा दूंगा, क्योंकि मुझे 1000 कराने हैं आपको स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन, तो 130 हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट का दूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या फिर साइंस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, आप लोग इसी तरह मिलते रहिए। आपकी कुछ अगर इस एग्जाम से रिलेटेड पर्सनल क्वेरी है तो मैंने टेलीग्राम के नीचे जो कोई आपको ज्वाइन ही करना है जाकर के, टेलीग्राम पे आपका शानदार रिवीजन चलाया जा रहा है फ्री में, ठीक है। तो जाकर के आप सब रिवाइज करें, क्लासेस देखें, और जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो सब मात्र मतलब मैं इतना आपको दे रहा हूँ, आप उसको 5-5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और फिर उसी टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप सब जाएँ उसको फॉलो करें, और उस पर अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।